हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स पे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें बीपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक उन सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करूंगी, खासकर हिंदी में करूंगी, ताकि क्योंकि बहुत सारे जो बीपीएससी में होते हैं वो हिंदी वाले बच्चे होते हैं और उनको बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं क्योंकि उनको एक जगह पे हिंदी का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता प्रॉपर्टी या फिर एनालिसिस नहीं मिलते। तो इस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखूंगी और ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है कि आप इस चीज़ को कितना सराहना देते, कितना आपको इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। आप जितना सपोर्ट करोगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा और उसके आधार पे मैं जितना हो सके उतना और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस चैनल को क्या करें, शेयर करें, प्रमोट करें। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि वन बाय वन सारे क्वेश्चन पेपर को लेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया आपको 40वां जो था, ठीक है। 40th जो बीपीएससी हुआ था वो आपका ईयर यहाँ पर लिखा हुआ 1995 में हुआ था, तो ये काफी पुराना है। बट इस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते करते आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो पुराना क्वेश्चन पेपर है वहां से क्वेश्चन नहीं आते, तो ये बहुत हमारा एक मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट हुए हैं यहाँ से और कुछ पैटर्न भी आपके पीछे वाले आए हैं। तो इस चीज का प्रमाण मैं आपको इसी वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। चलो वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं तो ये आपका प्राचीन भारत से क्वेश्चन लिया गया है और हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है। अब एक टाइम पे ऐसा था कि आपको हड़प्पा सभ्यता से सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, बट थोड़ा थोड़ा वहां से इस एरिया से क्वेश्चन आना थोड़ा कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि ये आपको प्रिडिक्टेड टॉपिक है जहाँ पे आप अपना पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह के सवाल बन सकते हैं, तो वहां से क्वेश्चन थोड़ा कम आ रहा है। लेकिन अगर करंट अफेयर के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो हड़प्पन सभ्यता है उसका बहुत ज्यादा जो है वो पूरे साल न्यूज में चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे कि लोथल जो है वहां पे आपको एक म्यूजियम खोला गया है, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको जो एनसीईआरटी में जो बदलाव है, एनसीईआरटी का जो किताब है उसमें जो काफी सारे बदलाव किए गए हैं, उसमें आपका हड़प्पा सभ्यता का नाम बदलने की भी बात की गई है। तो इन सारे अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एरिया वापस से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मैं ये भी बता दूंगी कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एक तो यहाँ का जो स्थल है, चाहे यहाँ का जो भी एरिया, चाहे हड़प्पा है, धोलावीरा है, बनावली है, तो वहां पे क्या मिले थे इसके जो उस वहां के उनके आसपास के कौन सी नदियां बहती हैं, तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं। बट ये पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का हुआ था। अब ये फिक्स है, ये अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने बता दिया कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखोगे तो ये अगेन प्राचीन भारत से ही है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है पूर्णतः किसको समर्पित है। अब जो आपका वैदिक वाला जो वहां से बहुत सारे जो भी एग्जाम अभी हुए हैं रिसेंटली, बाकी जो स्टेट पीसीएस एग्जाम हुए वहां पे आपको वैदिक कल्चर से पूछा जा रहा है सवाल, तो बीपीएससी में भी उम्मीद किया जा सकता है। अब 9वां मंडल में अगर देखा जाए तो आपका सोम सोम जो है आपका सोम रस, इसका ये पेय पदार्थ होता है, तो इसके बारे में आपका चर्चा 9वें मंडल में किया गया है। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो आपका ऋग्वेद है उसमें टोटल 10 मंडल है, 10 मंडल है, जिसमें से आपका तीसरा मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र किन्होंने लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा था, इसका भी आपको उल्लेख मिलता है। अब ये धर्मशास्त्र के बारे में दिया कि भू राजस्व की दर क्या थी। तो ये थोड़ा बहुत अगर जिनको पता है, अगर अब इतना फैक्चुअल चीजें याद नहीं रहता, बट हो सकता है क्योंकि बीपीएससी अपना सवाल जो है वो रिपीट करता है, तो इस तरह के सवाल अगर वापस आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका आंसर है आपका 1/6। धर्मशास्त्र में जो है, धर्मशास्त्र में क्या क्या बात की गई है, धर्मशास्त्र में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्य अर्थात समान जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज छठवां हिस्सा अपने वृत्ति के रूप में प्राप्त करेंगे। अब धर्मशास्त्र आपका जो है आपका अगर अभी का अपना न्याय व्यवस्था देखो आप, तो कहीं ना कहीं इसी चीज पर आधारित है, क्योंकि जब अंग्रेज आते हैं तो धर्मशास्त्र को आधार बना के जो है इंडियन पिनल कोड का आपने नाम सुना होगा, आईपीसी का नाम सुना होगा, तो ये सब चीजें अभी क्योंकि आपका जो हमारा जो न्याय व्यवस्था उसमें काफी सारा बदलाव आया है, तो ये धर्मशास्त्र भी आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। इसका जो ये 14 पूर्व बोला जाता है, 14 पूर्व बोला जाता है, इसका यही आंसर होगा। यहाँ पे 12 अंग लिखा हुआ है, 12 उपंग लिखा है, तो 14 अंग इसका हो जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक
स्वामी महावीरा को माना जाता है। अगर आपको बोला जाएगा कि जैन धर्म के रियल फाउंडर कौन है, जैसे कि वास्तविक फाउंडर कौन है, तब तो आंसर उसका आप लोग क्या बोलोगे, महावीरा बोलोगे, जो कि 24th तीर्थंकर थे। और इनके टाइम पे क्या होता है, 5 जो आपने व्रत के बारे में सुना होगा, 5 निश्चय के बारे में सुना होगा, जिसमें से ब्रह्मचार्य वाला जो निश्चय होता है, उन्होंने इस चीज को क्या किया था, ऐड किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं, उनको भी इस सवाल का जो है उत्तर पता नहीं होता है। अगर पूछा जाता है कि जो है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो बिना सोचे समझे उसका आंसर देते हैं महावीरा। लेकिन महावीरा उसका आंसर नहीं होगा, उनका उसका आंसर होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और वही उनके संस्थापक है। लेकिन अगर आपको वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, रियल फाउंडर पूछा जाए, तो आप उसका आंसर स्वामी जो है महावीरा बोल सकते हो। 5th क्वेश्चन है बराबर की गुफा। अब आर्किटेक्चर वाला क्वेश्चन आ गया आपका। तो आपने देखा कि जैनिज्म बुद्धिज्म हर बार, अभी भी अगर 17वां आपने दिया होगा क्वेश्चन देखा होगा, तो वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म से पूछा गया था। बराबर की गुफाएं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो अजीविका जो आपके धर्म अनुयायी थे, उनके लिए बनाया गया था। अब इसके साथ ही थोड़ा सा और चीज मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि अगर आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के बारे में देखोगे आप, तो चंद्रगुप्त कौन थे? आजीविका को प्रोत्साहन इन्होंने दिया था, जैनिज्म को प्रोत्साहन दिया था। लेकिन इनके बेटे जो होते हैं इनके बेटे जो होते हैं बिंदुसार, वो क्या करते हैं, आजीविका को प्रोत्साहन देते हैं। और अशोक जो होते हैं वो बुद्धिज्म को देते हैं। तो एक ही आपकी जो डायनेस्टी होगी, एक ही जो साम्राज्य होगी, उसमें आप देखोगे अलग अलग जो राजा हैं वो अलग अलग धर्म का जो है पालन करते हैं। तो ये एक भारत की जो है खूबसूरती है। 6 क्वेश्चन जो है आपका, अगेन मैंने अगर आप लोगों ने 17वां बीपीएससी का हिस्ट्री का एनालिसिस नहीं देखा है, तो प्लीज देखें प्लेलिस्ट में, आप जो आपका चैनल पे अवेलेबल है। कल ही मैंने आप लोग उसी चैनल पे, उसी में मैंने बताया था कि जो बुक्स होते हैं, खासकर जो प्राचीन भारत में जो लिखे गए ग्रंथ है, उससे आपको हर एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, अभी बहुत सारे सवाल इस तरह से आ रहे हैं। तो बुक को जो आपका ग्रंथ है उसको बहुत अच्छे से देख के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वन बाई वन देखते हैं। नागानंदा अगर आप देखा जाए तो ये हर्षवर्धन ने लिखा था। हर्षचरित, अब देखो यहाँ पे जिनको नहीं पता होगा ना, वो हर्षचरित लगेगा, उनको लगेगा कि हर्षवर्धन ने लिखा होगा, बट हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। अब यहाँ पे ए और बी का अगर आपको आता है, तो ए और बी के बेसिस पर आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि ए और बी और डी में देखोगे 2 और 1 1 आ रहा है। बट 3 वाला आंसर अगर देखो, 3 का तुगलकनामा किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था। और अमीर खुसरो जो है वो आप ये बहुत बड़े कवि हुए हैं, आप इनको जो है पैरट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे होते हैं, आपको काफी सारे इन्होंने बुक्स लिखे हुए हैं। और जो अब डी का आंसर देखोगे, डी का आपका क्या है? 4 है, राजा राम मोहन रॉय। और नील दर्पण, ये आपके दीन बंधु। अब ये नील दर्पण वाला जो बुक है ना, ये इतना बार आपको बीपीएससी में रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको, आप जो हम बोलते हैं ना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप देखो ये 1995 का क्वेश्चन पेपर है और अभी भी ये चीजें रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे जो भारत में आए हुए यात्री हैं, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप प्राचीन भारत में देखोगे या फिर आप मध्य भारत में देखोगे या फिर जो आपका आधुनिक भारत आएगा उसमें। तो जितने भी यात्री आए, उनको उन सबका जो किसके राज्य में आए थे, कौन राजा था, कौन कौन से उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे इत सिंह के बारे में दिया है, जिन्होंने बिहार का भ्रमण किया था। और अब यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि वो बिहार, यहाँ पे बिहार इन्होंने दे दिया, यहाँ पे भारत के बारे में नहीं पूछ रहा बिहार। अब जो क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा वो एक 70 के आसपास आके क्या कर देगा, टिक कर देगा, जो कि ये गलत हो सकता है। तो बिहार के बारे में पूछा जा रहा है, इसीलिए इसका आंसर डी हो गया, क्योंकि ये 1671 में आते हैं। ठीक है, या तो ऑप्शन में 71 होगा या 72 होगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल के महत्वपूर्ण विशेषता है? अब जो पतन जो है आपका, अगर देखोगे तो अब एक तरफ हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य के टाइम पे आपका बहुत ज्यादा जो विकास होता है। इवन जब गुप्ता की बात करते हैं तो उनके टाइम पे भी बहुत ज्यादा विकास कार्य होता है, क्योंकि गुप्ता समय को स्वर्ण काल भी बोला जाता है। लेकिन उसी काल में जो आपको जब जब गुप्ता काल खत्म होने को होता है, तो उसी पतन होना भी उसी के साथ शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर गुप्ता काल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादों पर लगाने वाले
इंगित नहीं करता है। अब ये खम्स है, ठीक है, ये आपको विभिन्न जो है वो नाम मिलते हैं या फिर आपको टर्म्स मिलते हैं, शब्दावली मिलेंगे। और शब्दावली जो है वो आपका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे अगर आप प्राचीन भारत वाला में देखोगे तो खासकर जो वैदिक काल है वहां पे आपको बहुत सारे शब्दावली मिलते हैं। और जो आपके मध्य भारत है उसमें भी बहुत सारे टर्म का यूज किया गया, जैसे कि खराज क्या होता है, सम्स क्या होता है, खम्स क्या होता है, मुक्ताई क्या होता है, उग्र क्या होता है। तो इस तरह के शब्द का जो है जानना भी बहुत जरूरी है। बट इसका आंसर क्या आपका खम्स है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने महामन्यु से गोवा को छीना था। महामन्यु से गोवा को किसने छीना था? यहाँ पे हरिहर द्वितीय ने छीना थी। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन में कृष्णदेव राय होता तो बहुत सारे लोगों को लगता कि वही आंसर होगा और वो टिक करके आ जाते हैं। बट इसका आंसर आपका क्या है? हरिहर द्वितीय। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो जो मयूर सिंहासन था जो कि शाहजहां के टाइम पे बना हुआ था, शाहजहां ने बनवाया था, उस पे अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह थे। और मोहम्मद शाह के टाइम पे ही क्या होता है आपका, जो नादिर शाह है वो भारत पर आक्रमण करते हैं और वो अपने साथ जो है जितना भी यहाँ का आपका सामान होता है, जितना कोहिनूर होता है, नादिर शाह कोहिनूर भी उठा के लेके गए थे। आपको जो भी जितना उनको मिलता है सारा चीज लूट पाट के लेके जाते हैं और साथ में जितना हो सके यहाँ पे लोगों का निर्मम हत्या भी करवाते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ पे यूरोपियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होती है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर बिहार होगा। और अगेन ये वाला सवाल भी आपका, अगर आप आगे जाके मैं एनालिसिस करूंगी तो आगे आपको दिखाऊंगी कि ये सवाल वापस से रिपीट हुआ है। सोरा सॉल्ट पीटर भी बोला जाता है अंग्रेजी में इसको, जो कि आपका किस चीज में यूज होता है गन पाउडर बनाने में। निम्नलिखित में से अंग्रेजों में किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? अंग्रेज को किस अंग्रेज को खान को? तो हॉकिंस जो आए थे जहांगीर के टाइम पीरियड में, उसको उन्होंने खान का उपाधि दिया था। ठीक है। और ये आते कब है आपको उपाधि प्रदान कब की जाती है? 1615 में। मध्यकाल में बिहार का शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है, क्यों रहा है? तो इसका आंसर आपका क्योंकि विद्या का केंद्र था, दूसरा धार्मिक केंद्र था, व्यापार का केंद्र। क्योंकि बिहार शरीफ नाम इस मध्यकाल में क्यों रखा गया? तो बिहार शरीफ अगर आप देखोगे तो आपका ये सूफिज्म जो आप लोगों ने सुना होगा उससे रिलेटेड है। तो सूफिज्म है तो इससे आपका धर्म तो जुड़ ही जाता है। दूसरा यहाँ पे आपका बिहार शरीफ जो है वो क्योंकि बिहार शरीफ के आसपास ही आपका क्या नालंदा भी है, तो इसीलिए विद्या का केंद्र भी माना जाता है। प्रशासनिक केंद्र आपको अगर सोचोगे तो कहीं से भी ये फिट नहीं बैठ रहा है, तो थर्ड आप एलिमिनेट कर दो हर में, तो आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा डी। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुर्फदीन मनेरी संबंध सूफियों में से किससे? अब देखो सूफी जो अभी ऊपर देखा आपने सूफिज्म से पूछा गया, नीचे भी सूफिज्म से पूछा गया। तो बिहार में अब जो भी धर्म है, बस ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म को पढ़ के चले जाओगे आपका सवाल बन जाएगा, जैनिज्म को पढ़ के चले सवाल बन जाएगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा आपका राज्य है जहाँ पे आपको जितने भी धर्म है उसका बहुत बहुत बड़ा वो गढ़ रहा है, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे फिर अगर आप बात करते हो सूफिज्म की बात कर लो या फिर आजीविका सेक्ट की भी बात कर सकते हो, तो बहुत सारे धर्म वहाँ पे क्या हुए फले फूले। तो इसीलिए थोड़ा बहुत सब कुछ के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे संत सुरफुद्दीन के मनेरी के बारे में बारे में सवाल पूछा गया, तो इसका आंसर फिरदौसी हो जाएगा। ये डिफरेंट आपके टाइप्स ऑफ जो सूफी जो थे संप्रदाय वो अपने आप में बहुत अलग अलग थे। आपको चिश्ती होते हैं, सुहरावर्दी होते हैं, फिरदौसी होते हैं, तो ये सब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? अब 19वीं शताब्दी के बारे में पूछा जा रहा है, ये आपका कौन सा आधुनिक भारत का सवाल है। तो इसका आंसर है किसको यहाँ पे आकर्षित किया हुआ था? तो आकर्षित में देखोगे बुद्धिजीवी जो है पढ़े लिखे वर्ग, उनको किया था। जो नगर में रह रहे थे उच्च जाति उनको किया था। और जो उदार रजवाड़े हैं, जो कि प्रोविंशियल वाले हैं वो। अब निर्धारण सर्व साधारण ये मिडिल क्लास को नहीं करेगा, क्योंकि मिडिल क्लास अपने आप में इतने परेशान थे कि उनको अपना जो है वो किस तरह से अपना पेट भरे और या फिर अपने जीवन दिनचर्या को किस तरह से चलाए उसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे, तो उनको उतना इस चीज के लिए नहीं था बाकी। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल क्लासेस थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? अब ये इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले।
ज्योतिबा फुले जो है उनसे काफी बार समाज जो आपके सवाल आए हुए हैं, सत्यशोधक समाज आप इसका याद रख लोगे। साथ में आपको एक और याद रखना पड़ेगा, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था गुलामगिरी। और अभी जो है न्यूज में आपका सावित्री बाई फुले भी थी, क्योंकि इनकी सावित्री बाई फुले जो है इनकी धर्मपत्नी है। और इन्होंने जो है भारत में पहला बोला जाता है कि बालिका स्कूल का जो है वो करवाया था। और काफी जो वुमेन एजुकेशन है, जो महिला की जो शिक्षा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रकाश डाला था। अब 1857 विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। अब इसमें से कौन कौन से नगर थे जहाँ पे विस्फोट हुआ, तो ये सवाल पूछा गया। तो रोहिणी आपका है, ठीक है, पटना है, मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर है, और जगदीशपुर है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 1995 का है। अब बार बार एक चीज मैं बता ही दूंगी कि 2000 में क्या होता है कि बिहार का विभाजन होता है किसके साथ, झारखंड के साथ। तो अभी इस क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखोगे तो क्योंकि बिहार अलग नहीं हुआ है झारखंड से, तो बहुत सारे सवाल आपको ऐसे होंगे जो झारखंड से रिलेटेड होंगे। और वो सवाल हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आप झारखंड पीसीएस का जो तैयारी करें उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वैसे सवालों को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि आपका भी टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? नहीं, अब अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर सवाल गलत हो जाएंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो नहीं कौन लिया था, साहूकार, क्योंकि इनको ये सबसे ज्यादा तो जो आपके अन्य लोग थे जो किसान थे उनको सबसे ज्यादा परेशान तो यही कर रहे थे, तो ये इसमें विद्रोह में भाग क्यों लेंगे, तो इसीलिए ये तो आंसर होगा नहीं। और जमींदार, ये दोनों आपको अगर देखोगे, साहूकार और जमींदार, ये दोनों अंग्रेज को बहुत ज्यादा अपना क्या दे रहे थे, सहयोग प्रदान कर रहे थे। 20वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर जो है इन्होंने इसको उपाधि दी थी। अब ये 1857 से आपको इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अब ये अगर आप देखोगे तो ये सवाल आपका डायरेक्ट स्पेक्ट्रम बुक जो है उसमें ये दिया हुआ है। किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति की कारण 1899 के तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? ये नडार के हुए थे, ठीक है। अब ये इस तरह के सवाल, अभी साउथ, क्योंकि मैंने जो अगर 17वीं आपको बताया था वहां पे भी मैंने देखा था कि बताया था कि साउथ जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया, जो वहां से सवाल आपके काफी सारे बन रहे हैं। तो, तो उस अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको ऐसे सवाल आने के थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक ने लोक हितवादी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको गोपाल हरि देशमुख को। 1857 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था? कौन कौन सा 1856 में अगर देखोगे तो कौन कौन सा कानून पारित हुआ था? तो ये क्वेश्चन बीपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था, इसको नहीं इंक्लूड किया था, तो इसको पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो अभी अगर आपको याद होगा तो नवंबर में जो है उनका जन्म जो है उसी काफी ज्यादा इसको अगर पीआईबी वगैरह फॉलो करते हो तो आपने देखा था बिरसा मुंडा के ऊपर काफी सारे एडिटोरियल वगैरह भी आए हुए थे। और ये क्योंकि बहुत बड़े फिगर हैं, और ये क्योंकि उस टाइम का सवाल है, तो ये झारखंड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी हमें पता होना चाहिए। इनके गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम कौन सा था? देखो, नरबली जो है वो कुछ ट्राइबल जो सोसाइटी है, कुछ जो आपके ट्राइबल सोसाइटी उसमें बहुत कॉमन होते हैं। तो इस चीज का, क्योंकि उनका प्रथा था, तो उस चीज के खिलाफ उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ इस चीज के लिए लड़ा था। उसमें पूछा जा रहा है कि कौन से ट्राइबल सोसाइटी थे वो। तो खोंड थे आपके, ठीक है। अब ये ट्राइबल से क्वेश्चन अगर आता है तो आपके ट्राइबल पॉपुलेशन, बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन आप झारखंड में है, तो इस तरह के सवाल कम उम्मीद है। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ प्रावधान जो अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका है 1774। अगर पिट्स इंडिया एक्ट, अगर पिट्स इंडिया अधिनियम आपने पता होगा तो इसी से रिलेटेड होगा। पिट्स इंडिया नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट है। पिट्स इंडिया आपका क्या होता है? 1784 में होता है। अब नीचे दिए गए प्रश्न, अब स्टेटमेंट और रीजनिंग वाला जो असर्शन रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, तो वो भी आपका बहुत सारा आ जाता है कभी कभार। तो अगर वो पढ़ना नहीं आता आपको तो फिर क्वेश्चन गलत होंगे, तो इसका पढ़ने का तरीका भी मैं बता रही हूँ आपको। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को आंदोलन से पृथक रहे। अब ये देखो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बहुत सारे अगर आप देखोगे भारत छोड़ो आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको बोला जाता है, उसमें बहुत सारे जो उस टाइम के क्या थे, पॉलिटिकल पार्टी थी।
उन्होंने इस चीज का सपोर्ट नहीं किया था, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे आपका जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, उसके अलावा इवन जो आपके भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी बोला जाता है कि उन्होंने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया था। तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन थे उसका सपोर्ट नहीं मिला था, तो ये आपका सही हो जाएगा। बट ये बोला जा रहा है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी हुई। अब इस तरह का तो कोई, अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट बहुत निगेटिव लग रहा है, तो निगेटिव स्टेटमेंट है तो नहीं होगा। तो इससे अगर ये स्टेटमेंट गलत हुआ तो आपका ऑटोमेटिक आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। अब ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? इसका गठन जो है वो सन 1927 में हुआ था। और इस संगठन में बलवंत राय मेहता और मनीलाल कोठारी एवं, अब बलवंत राय मेहता जो है, आपको अगर आपने पॉलिटिकल पॉलिटी पढ़ा है तो वहां पे आपको आएगा पंचायती राज के बारे में जब आप पढ़ोगे तो। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो ये आपके एम एन रॉय थे। और अगर आपको याद हो तो एम एन रॉय की ही जब आपका संविधान के बारे में बात किया जाता है तो संविधान की जो पहली बोला जाता है कि जो आइडिया, जो वर्ड के बारे में पहला बोला जाता है, जो मैनिफेस्ट करते, जो बोलते हैं, वो एम एन रॉय ही होते हैं। और ये आपके कम्युनिस्ट लीडर माने जाते हैं। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनको ही जो है वो, ये गांधी के बहुत बड़े क्या थे, फॉलोअर थे। इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। और याद रखना है कि इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है। असहयोग आंदोलन के स्थगन, अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन वापस से आ गया। अब इसमें अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपको इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, तो गोलीकांड तो सबसे पहले हुआ था। उसके बाद जो गोलीकांड की वजह से ही जो तो भीड़ जो था वो उग्र हो गया था थाने में, और थाने को जलाने के लिए गया था। क्योंकि पहले ने पुलिस ने क्या किया था, जो वहां के लोगों के ऊपर काफी ज्यादा हिंसात्मक रूप से पेश आए थे। इसके बाद ही जो भीड़ थी वो उग्र हुई थी और उन्होंने थाना में आग लगा दिया था, जिसकी वजह से 22 जो पुलिसकर्मी थी उनकी वहां पे तुरंत मौत हो जाती है। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया जाता है, उन्होंने मना कर, उसके बाद उन्होंने बोला कि अब असहयोग आंदोलन जो है उसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। और गांधी जी की, उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। तो ये ऑटो पहले से ही क्या है आपका क्रम में बना हुआ क्वेश्चन है। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और, अब ये वापस से ऐसा क्वेश्चन अब आगे जब मैं बताऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो भारत मतलब एकता का प्रतीक माना था वो महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित में से किसने योगदान से होम रूल लीग की स्थापना, नहीं हुआ था। अब नहीं हमेशा याद रखना कि नहीं हुआ था। अब होम रूल लीग अगर आपको याद होगा तो 1916 में बना था। इसमें एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी, बाल गंगाधर तिलक थे और सुब्रमण्यम अय्यर थे। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि नहीं थी। अब निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा जो है सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अब प्रभावित रहे? अब देखो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। अब बोला कि अब क्योंकि अप्रभावित, अब क्योंकि कुछ ना कुछ तो, अगर 1905 की बात करें बंगाल विभाजन की, तो जो भी वर्ग थे कुछ ना कुछ उनका, उनके ऊपर प्रभाव तो पड़ा। अगर कृषक लिखा हुआ है यहाँ पे तो उस वहाँ के जो फार्मर्स थे उनके भी ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव तो हुआ होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आने के संभावना है। ये राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताओ। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपको अगर किसी भी एग्जाम में देखोगे ना तो बहुत बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला। अब भारतीय राष्ट्रीय की अगर आपको, तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछा गया। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछ दिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएगा। और एनी बेसेंट आपको कौन सी ईयर में बनी हुई थी कांग्रेस की प्रेसिडेंट? तो वो बनी थी 1917 में। और अगर सरोजनी नायडू के बारे में पूछा जाए तो 1925 में कानपुर में बनी हुई थी। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो ये आपको सन 1924 में हुआ था। सबसे पहले भारत की क्रांतिकारी संगठन होना शुरू हुआ था। इससे पुराने नेता थे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और शशिचंद सचिंद्रनाथ सान्याल। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवाओं ने कानपुर में एक सम्मेलन किया था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जब, अब इसी में जब सोशलिस्ट आप ऐड कर दोगे तो वो फिर आप किससे रिलेटेड हो जाता है? आपका भगत सिंह से रिलेटेड हो जाते हैं। अब यहाँ से आपका ज्योग्राफी का, भूगोल का सवाल यहाँ से शुरू हो जाता है। छोटा नागपुर का पठार जो है वो एक संप्रय भूमि है। अब ये फिर क्योंकि छोटा नागपुर अगर आप देखोगे तो झारखंड में, तो अब यहाँ से सवाल, लेकिन छोटा नागपुर का थोड़ा बहुत एरिया आपका गया में भी फैला हुआ है तो हो सकता है किस तरह के सवाल बनेंगे, लेकिन थोड़ा
घुमा फिरा के हो सकती है। अब बोला जा रहा है कि हिमनद में से कौन सा सबसे बड़ा है, तो गंगोत्री जो है वो सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल वाला अभी जो है, क्योंकि ये जब सवाल बना हुआ था तो आपका 1995 का है, तो क्योंकि अब बहुत सारे स्टेट जो है डिवाइड हुए हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अगर आप देखो तो तेलंगाना बना, बिहार से फिर आपका झारखंड बना हुआ है, तो और तो इसीलिए सवाल आपका यहाँ से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, जो कि अब यहाँ पे अगर देखोगे, भूमि बंधित मतलब ये किसी जो है उसमें नहीं जाती, समुद्र में नहीं जाती। तो ताप्ती जो है वो तो आपका जाता है अरेबियन सी में जाते हैं। कृष्णा नदी जो है, और कृष्णा नदी आपका कहाँ किससे जाता है, बंगाल के साइड में जाता है। नर्मदा भी आपका कहाँ जाता है, अरेबियन सी में जाता है। बट लूनी रिवर जो कि राजस्थान में अरावली के आसपास से निकलती है, और राजस्थान में ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मानसून का होता है, अब मानसून से रिलेटेड सवाल आ गया, तो मानसून का सवाल तो ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानसून किससे पता चलता है कि मानसून जो है वो आने वाला है, तो वो आपका होता है एक तो साफ आकाश, आकाश अगर साफ है तो उससे पता चलता है, और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव प्रस्थित। अब बंगाल से तो कोई कनेक्शन, मानसून अगर आप देखोगे तो मानसून को अगर देखोगे ज्योग्राफी में, तो मानसून आता किधर से, इस साइड से आता है ना, केरला साइड से। बे ऑफ बंगाल तो आपका बंगाल का खाड़ी तो इस साइड है, इस साइड से तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो दो एलिमिनेट कर दो फिर। वन और थ्री में आपको बनेगा, लेकिन फिर तापमान की बात तो होती है मानसून में, तो फिर आंसर डी हो जाएगा। भारत को चावल का कटोरा क्षेत्र का नाम बताया गया, कहाँ पे होता है, अगर चावल अगर देखोगे तो आपका कृष्णा गोदावरी वाले डेल्टा वाला जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, जो कि आंध्र प्रदेश आपका तमिलनाडु वाला एरिया पोर्शन जो वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपको राज्य के दृष्टिकोण से पूछा जाए कि चावल सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है, तो वो आपका आंसर फिर वेस्ट बंगाल होगा। सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य मत्स्य उद्योग। अब देखो, फिशरी सेक्टर जो आपका फिश प्रोडक्शन जो है, मछली का उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ कैसे होता है, तो ये कल्चरल लैंड इनलैंड से ही होता है। हमें लगेगा कि शायद समुद्र से आता होगा, या फिर हमें लगेगा कि कोई रिवर से आता है, लेकिन कल्चरल इनलैंड से ज्यादा होता है। अब लास्ट ईयर आपको अगर 17वां वाला याद है, तो वहां पे आपको जो बंदरगाह है उससे सवाल पूछा गया था, तूतीकोरिन पोर्ट से पूछा गया था कि ये कौन सा जो है आपका जो मानव निर्मित है। अब ये मरमुगांव पतन के बारे में जो आपका बंदरगाह उसके बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पे है? तो ये आपका गोवा में है। तो जो आपके बंदरगाह हैं उससे आपके 12 जो है मेजर बंदरगाह हैं, उसमें अभी कुछ एक और ऐड हुआ है, तो उन सारी चीजों को देख के जाना जरूरी है। हमारा आकाशगंगा का केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। तो ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन आपका भूगोल से है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है बहुत तेजी से होती है, ठीक है, तो इस वजह से आपका ओस नहीं बनता है। अभी अगेन आपका बजट से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो ये 1995 का सवाल है, तो इसलिए बजट वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि बजट तो आपका चेंज हो गया ना, तो इसका देखने का कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड का क्वेश्चन आया हुआ था, अब ये करंट अफेयर में होगा, तो इसलिए यहाँ पे सवाल बनाया गया कि उड़ियान हिंड मतलब कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि नहीं उड़ सकता, और वो भी न्यूजीलैंड का पूछा गया। तो न्यूज अगर आप लोग थोड़ा बहुत मैच देखते हो, तो न्यूजीलैंड की टीम को वैसे भी कीवी टीम बोला जाता है, तो यहाँ पे आंसर कीवी होगा। मृदा उपरदन रोका जा सकता है, अगर मान लो देखो सॉइल इरोजन होता है, आपका जो जमीन का ऊपर का जो परत अगर हटता है, तो उसको रोका कैसे जा सकता है। अब जितना से जितना आप क्या करोगे, वन रोपण करोगे, फॉरेस्ट लगाओगे, तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन उससे कम होगा। अब इसमें से कौन सा जो है वो पोर्ट नहीं है, बंदरगाह नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कैनबरा नहीं है, क्योंकि कैनबरा आपका क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल माना जाता है। बाकी टोक्यो जो है जो जापान का है, वहां पे भी आपका बंदरगाह है। न्यूयॉर्क जो है वो भी बंदरगाह माना जाता है, और लंदन जो है नहीं, इसमें बोला गया नहीं है, तो आप कैनबरा होना चाहिए। अग्नीय चट्टान जो होते हैं, जिसको इग्नियस रॉक बोला जाता है। अब देखो 17वें में भी आपको ज्योग्राफी में मेटामॉर्फिक रॉक से पूछा गया था सवाल, जिसमें पूछा गया था कोयला जो है वो कौन से रॉक से रिलेटेड करके है, तो इस तरह के सवाल बने हुए थे। तो देखो थीम कैसे रिपीट हो रहा है, तो सी इसका आंसर जो है वो क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों में होता है, ठीक है, मैग्मा और लावा दोनों में होता है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में
अब ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब नहीं है, इसको अपडेटेड डेटा के फॉर्म में मिनरल्स से जो आपका सवाल है उसको अपडेट करके देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और खासकर जब करंट अफेयर का मैं सीरीज लेके आऊंगी तो वहां पे सारी चीजों को मैं कवर करूंगी। अब यहाँ पे प्रियम्बल से क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रियम्बल में जो है आपका प्रस्तावना अगर देखोगे तो सही क्रम क्या है, तो सही क्रम ये भी आप इवन जो आपका यूपीएससी वाला एग्जाम है वहां पे भी ये पूछा गया। तो अब सोचो 1995 में सवाल आया हुआ सवाल अभी भी आज कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ रहे हैं। सार्वभौम सत्ता, समर्पण, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये आपका क्रम है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष का निर्देश किया था। ऐसा करने में वो उन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं जो कि उनके पद में। अब उत्तर प्रदेश लिखा तो बिहार भी लिखा जा सकता है, लेकिन पूछा जाए कि उसमें कौन सा अपना, क्योंकि आपको अगर राज्यपाल जो है वो बहुत ज्यादा आपके करंट अफेयर में बहुत ज्यादा, क्योंकि तमिलनाडु का केस अगर आपको याद होगा, बाकी राज्यों में भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं गवर्नर जो है वो, और गवर्नर पे सुप्रीम कोर्ट का क्या आया हुआ था, कुछ रूलिंग्स भी आया था जिसमें बोला गया था कि गवर्नर को एक टाइम लाइन जो है, राज्यपाल को एक समय निर्धारित जो है वो देना जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने जो है पावर का मिसयूज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर वैसे आपका हो जाएगा अनुच्छेद 175 का 2। संसद के दोनों सदनों में का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। कैसे होता है? तो इसका आंसर है कि एक ऐसे विधायक पर विचार करना जो पारित करने के लिए जिस पर दोनों का मतभेद हो। अब दोनों में अगर मतभेद है तभी तभी आप कैसे कर सकते हो, संयुक्त अधिवेशन, जिसको ज्वाइंट सिटिंग बोला जाता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन उनके लिए क्यों करेंगे ज्वाइंट सिटिंग भारत के, तो ये अगर वन आपको एलिमिनेट करते हो तो अब यहाँ पे बी और डी में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। और फिर अगर 3 देखते हो कि संविधान में संशोधन से संबंधित, अब संशोधन का जब संबंधित जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता, ये याद रखने की जरूरत है आपको। इसका आंसर डी होगा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जाता है। किसके द्वारा भंग किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और मंत्रिपरिषद की सलाह ली जाती है। ठीक है? संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्य के विधानसभा को निर्वाचन और प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 170। अब उस टाइम में आप देख रहे हो कि जो अनुच्छेद है उससे आर्टिकल से काफी सारे सवाल डायरेक्टली आ रहे हैं, आपको अनुच्छेद से ही पूछा जा रहा है। और अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप यूपीएससी वाला भी पैटर्न देखोगे तो यूपीएससी में भी बहुत सारे अनुच्छेद को ही उठा के डायरेक्टली वहां से सवाल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अनुच्छेद वाला जो सेक्शन, अब इवन 70वां वाला अगर आपने देखा होगा तो वहां पे भी अनुच्छेद से सवाल पूछे गए थे। तो अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ के जाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे सवाल आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद परिषद है? ठीक है, तो बिहार में है। ठीक है, बाइकैमरलिज्म की बात की जा रही है। दिल्ली में तो नहीं है, केरला में भी नहीं, हिमाचल में भी नहीं, वैसे तो केवल 4 हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो और कौन कौन से राज्य में है? बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। कि राज्य में विधान परिषद की संरचन अथवा विघटन किया जा सकता है। कि अब अगर मान लो कि किसी बाइकैमरल स्टेट है वहां पे, तो उसका जो विधान परिषद है उसको किस तरह से कौन खत्म कर सकता है, किसके पास ये पावर है? तो ये आपका केंद्रीय संसद द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा का नेता किसे बोला जाता है? तो ये आपके प्रधानमंत्री को बोला जाता है। राज्यसभा को भंग करने की, अब देखो राज्यसभा आपको पता है कि परमानेंट हाउस होता है और इसको भंग किया नहीं जा सकता, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब स्पीकर जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ये ऊपर डिप्टी जो आपके स्पीकर होते हैं उनको देते हैं, तो इसीलिए उपाध्यक्ष हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन अब देखो अभी ये फिर से न्यूज में चल रहा था, तो क्योंकि अभी अगर हम देखा जाए तो हम लोग 1971 वाला ही जनगणना को फॉलो कर रहे हैं और यही इसी में फ्रीज कर दिया गया इतना ही आपका सीट है। लेकिन ये अपडेट कब होगा? आपका 2026 में अपडेट होगा। लोकसभा का चुनाव चुनाव का कोई अगर प्रत्याशी अपने जमानत को देता है तो यदि उसे प्राप्त ना हो सके, तो अगर मान लो कोई अगर लोकसभा के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट लड़ता है, अगर वो हार जाता है तो क्योंकि कुछ अमाउंट आपको देने होते हैं इलेक्शन लड़ने से पहले, तो उसको वापस वो पैसे कब नहीं मिलेंगे? जब वो 1/6 से भी कम जो है मत प्राप्त करता है तो, और कर लेता है उससे ज्यादा तो फिर मिल जाएंगे। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो ये सवाल आपको वापस ऐसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप जिस परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उसमें
आपको अपना जो है अधिकार पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए करें। तो जिला विकास पदाधिकारी जो है, उनके पास ये पावर होती है। अभी अगेन आपका जो है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, और अर्थशास्त्र का क्वेश्चन जो है वो हमेशा उसको आपको पीछे से पीछे वाले पॉइंट को पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। अपडेटेड क्वेश्चन आता है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इसका कोई मतलब नहीं। ये भी आपका समाज जो अर्थशास्त्र है उसी से, ये भी बजट का क्वेश्चन, तो ये भी करने की जरूरत है 70 वाला। अब यहाँ से डायरेक्ट आप बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे जो कि अर्थशास्त्र से पूछा गया। अब भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन होता है कौन करता है? केंद्रीय सांख्य संगठन द्वारा किया जाता है। स्टैटिक्स जो है वो करता है, स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। पंचवर्षीय योजना का मसौदा को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो ये कौन करेंगे आपको? एनडीसी उस टाइम पे था आपका। अब तो आपको की पंचवर्षीय योजना आपका उस ये 1995 का सवाल है, तो इसलिए आपको प्लानिंग कमीशन से आपसे बहुत सारा सवाल लिखोगे, लेकिन अभी तो प्लानिंग कमीशन आपका है नहीं। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया, और प्लानिंग कमीशन को जो रिप्लेस किया गया वो रिप्लेस कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किया, वो आप लोग चैट सेक्शन जो आपका कमेंट सेक्शन है वहां पे लिखोगे। योजना आयोग का देखो वापस ऊपर वहीं से सवाल उठा के पूछ दिया गया कि योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन जो उसका गठन कब हुआ था? उसका गठन कब हुआ था? आपको 1950 में हुआ था। और जो आपका प्लानिंग कमीशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, योजना आयोग बोलते हैं, उसकी परिकल्पना अगर देखा जाए तो वो हमने कौन से देश से इस चीज को लिया था, ये भी आप लोग बताओगे। अब ये सब फिर से आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है जो कि अभी बदल गया। अब जीएसटी उस टाइम पे जीएसटी नहीं था, तो इसलिए अब देखो जो जो भी आंकड़े वाले सवाल होंगे ना उसको अभी करने का कोई मतलब नहीं होता है। उसके लिए आपको करंट अफेयर जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब उस टाइम पे आपको साप्टा जो था ये साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। अब उस टाइम पे करंट अफेयर में आया था, इसलिए ये सवाल बना हुआ है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, समुद्र का नीला जो है अब यहाँ से साइंस का सवाल आ गया। नीला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि आकाश का परिवर्तन तथा जल के कारण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होते हैं। ठीक है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? जो आपका बिजली बिल आप देखते होगे ना, जो मेजरमेंट होता है वो जो आप बिल जमा करते हो वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, किस किस चीज पे आधारित होता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा केवल 1 वाट, जो कि यूनिट होता है पावर का। बाकी ये सब वोल्टेज एम्पियर ये सब नहीं होगा। अब रेडियो एलिमेंट्स जो है उनके बारे में पूछा गया कि जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं? अल्फा किरण होता है, बीटा होता है, गामा होता है। इसीलिए उपरयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? जल में अगर आप देखोगे तो दो तरह का पानी होता है, इसको एक तो बोलते हैं कि सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। तो जो आपका कठोरता हुआ वो किस चीज की वजह से होता है? इसमें जब कैल्शियम और मैग्नीशियम और क्लोराइड और सल्फेट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका आप देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा उसकी वजह से कठोरता होती है। निम्नलिखित में से आप यहाँ पे इस ऑप्शन में से आपको ढूंढने की बात की जा रही, ना कि ये बोला जा रहा है कि सबसे। तो इस चारों में से आपको बोला जा रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सा है, तो वो है यूरेनियम है। यूरेनियम का दो होता है आपका, 238 होता है और 235 होता है। अब यहाँ पे लाफिंग गैस जिसको हास्य गैस बोलते हैं वो उसमें से कौन सा है? तो वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? वो होता है आपका पुष्प, क्योंकि इसी से आपका क्या बनता है, फल भी बनता है, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अंग बोला जाता है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये आपका सोयाबीन में होता है। अब ये सवाल, अब क्योंकि साइंस का सवाल है और ये सवाल वापस एक बार रिपीट किया गया है, तो एक इसके साथ एक और फैक्ट आप लोग याद रखना कि अगर अभी के समय में देखा जाए तो सोयाबीन अगर सबसे ज्यादा आपका प्रोडक्शन होता है तो वो आपका मध्य प्रदेश में होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम पे। सिकोगा बोला जाता है ये पेड़ को, ये सबसे बड़ा आपका। यहाँ पे ये क्वेश्चन उस टाइम पे करंट अफेयर के हिसाब से पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं और इसकी पहचान करें, कौन सा ऐसा रोग है? और ये अगर देखा जाए तो बिहार में इसका बहुत ज्यादा आपको केस आता है, और ये इसीलिए सवाल बना के दिया गया था। और अभी भी अगर आप इसका आंकड़ा उठाते हो तो बहुत ज्यादा जो आपका बिहार में जो लोग हैं वो टीवी की वजह से उनकी जो है मौत होती है। तो यहाँ पे क्योंकि ऐसा सवाल वापस ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि भारत का जो अगर आप देखोगे, भारत ने संकल्प लिया था कि 2025 तक टीबी को क्या करेगा, भारत को
टीबी मुक्त करने की बात की गई थी और 2025 आपका चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो हमने अचीव नहीं किया। लेकिन अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमने जो है टारगेट कब का रखा है, 2030 का रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपका जो है पर्यावरण से सवाल है, एनवायरमेंट से सवाल है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम किस में कंसिडर्ड होते हैं, तो हमें द्वितीय उपभोक्ता बोला जाता है। डॉल्फिन से क्वेश्चन उस टाइम पे आया था। ये डॉल्फिन जो है अभी आपको ये याद रखना है, क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो डॉल्फिन विक्रमशिला जो है आपका, ये भी आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो डॉल्फिन, क्योंकि ये आपका एक्वेटिक एनिमल माना जाता है, तो इस तरह के सवाल क्योंकि बिहार में अगर है ये डॉल्फिन, तो सवाल जो है वो लाजमी होता है। डॉल्फिन डे कब होता है, ये अगेन आप लोग डॉल्फिन डे, डॉल्फिन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोग चैट सेक्शन में लिखना। डिटर्जेंट क्या होता है, ये आपका शोधन अभिकर्ता बोला जाता है इसको। अगेन ये सब आंकड़ा वाला सवाल है जिसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे साइंस पे एक सवाल है जो कि याद रखना है। सर्वदा वर्ग जो कि कौन सा ऐसा है जो कि हमेशा किसी को भी अपना खून दे सकते हैं, रक्तदाता बोला जाता है, वो आपका जो ब्लड ग्रुप ओ होते हैं उनको बोला जाता है। एस्पिरिन जो है वो आपका दवाई वगैरह में यूज किया जाता है और ये एंटी पायरेटिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो वो आपका सौर ऊर्जा है। अब क्योंकि ये अभी देखो हाइड्रोजन वाला अगर देखा जाए, सौर ऊर्जा देखा जाए, तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। सोलर एनर्जी को अगर सौर ऊर्जा को लेकर देखा जाए तो हमारा इसमें अंतरराष्ट्रीय जो है सौर ऊर्जा संगठन जो है, कि उसका हेडक्वार्टर जो है आपका वो भी कहाँ पे, भारत में ही है, वो गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है। और इसका क्योंकि हमने इसका संस्थापना किया है, भारत ने इसका संस्थापना किया, और इसके मेंबरशिप पे ध्यान देते रहना आप लोग करंट अफेयर में। किस तरह के करंट अफेयर में सवाल इसके वापस से पूछे जा सकते हैं, तो साइंस का सवाल था लेकिन करंट अफेयर में भी आ सकते हैं। ग्रीन पीस, अब ग्रीन है, हरा शांति है, तो ये आपका जो आपका पर्यावरण से रिलेटेड होगा, तो ये आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं सवाल। अब ये जब बिहार और झारखंड एक था तब का सवाल था कि बिहार में कितने सांसद, अभी अगर देखोगे तो आपको लोकसभा कितने 40 सीटें हैं। तो जो बिहार का कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसका गठन कब हुआ था, तो सन 1934 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था इसका जो उसका मीटिंग हुआ था जो भी है, तो पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल है, जहाँ पे हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण। और इससे सदस्य, क्योंकि मेंबर भी आपको सदस्य भी पूछ दिया जाता है कि इसमें से आपको 3-4 लोगों का नाम दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा इसमें से कौन से नहीं थे सोशलिस्ट पार्टी से। तो अगर आपको याद है कि कौन थे तो फिर वहां पे आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण, योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बारी से आपसे 17वां बीपीएससी में पूछा हुआ था सवाल। कर्पूरी ठाकुर, बसवंत सिंह और आचार्य नरेंद्र देव भारतीय समाजवादी चिंतन आदि पुरुष अर्थात अर्थात मनु कहा जाता है। सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन नरेंद्र देव की पुस्तक है। अब ये बुक जो है, क्योंकि आपका मैंने पहले भी बोला है, जो बुक है उससे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो हो सकता है कि सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन पूछा जाएगा कि कौन किन्होंने लिखा है, तो नरेंद्र देव ने लिखा है, ये याद रखना है। और जयप्रकाश नारायण जी की कौन सी बुक है, वाई सोशलिज्म समाजवाद क्यों। अब सन 1866 से 1860 से 86 तक नील खेतिहरों को बिहार में जो विद्रोह किया था जिसको इंडिगो रिवोल्ट बोला जाता है, वो कहाँ पे किया गया था, तो चंपारण में किया गया था। क्योंकि चंपारण में, अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है, चंपारण और मुजफ्फरपुर, जहाँ पे आपका नील का खेती होगा वहीं पे तो लोग आंदोलन करेंगे, तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में आपका चंपारण है, तो ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे निकाल दो। तो यहाँ पे भी चंपारण, लेकिन दरभंगा में आप देखोगे तो अभी भी नील खेती नहीं होती, तो उस टाइम पे, क्योंकि दरभंगा जो है वहाँ पे आपका क्या है, फर्टाइल लैंड है, मखाना वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। मधुबनी भी देखोगे तो मखाना वगैरह के लिए फेमस है। तो चंपारण और मुजफ्फरपुर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, ठीक है, किस चीज के लिए था, इसका यहाँ पे जो है वो कौन सा किस चीज के लिए जो आपका आंदोलन चलाया था, वहावी आंदोलन चलाया हुआ था। कल भी मैंने वहावी आंदोलन से आपको एक स्टेटमेंट दिखाया था जो कि आपको अगर याद होगा, तो जो सैयद अहमद होते हैं, ठीक है, वो इससे रिलेटेड होते हैं, वहावी मूवमेंट से। दक्षिण बिहार जो उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, क्योंकि दक्षिण बिहार में उद्योग का काफी, अब क्योंकि अगर आप यहाँ पे लगा देते हो ना,
तो फिर आप अपने आप आंसर पे पहुंच जाओगे। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो उत्तरी बिहार है वहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा समस्या है, बाढ़ जैसी समस्या है। उसके अगर अलावा देखोगे तो बहुत ज्यादा उद्योग यहाँ पे लगे नहीं। अब दक्षिण बिहार में क्यों उद्योग लगे हैं, तो आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। रोहतास जो है वो मिनरल्स के लिए फेमस है आपका, कैमूर भी फेमस है। अब ये झारखंड वाला सवाल है, 106 100 आपका यहाँ पे उस क्षेत्र का पहचान करें जहाँ पे संथालों का। अब संथाल वाला भी अगेन बिहार उसका झारखंड का पार्ट हो जाता, लेकिन अब सवाल पूछे जा रहे हैं तो आपको पूछे कि कौन से कहाँ पे सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा हुआ था, तो वो भागलपुर और राजमहल वाला जो एरिया वहां पे आपका पड़ा हुआ था प्रभाव। ये भी सवाल अब अभी के हिसाब से, क्योंकि आप बजट के हिसाब से देखोगे तो चीजों में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। बजट के क्वेश्चन है जिसको अगर बजट वाला पॉइंट, बजट वाला, अच्छा ये रिवर वाला क्वेश्चन, नदी वाला ये देख सकते हो। इसमें बोला जाता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है। तो गंडक मिलती है, सोन मिलती है, घग्गर मिलती है, घाघरा मिलती है और पुनपुन मिलती है। तो आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। तो नदी जो है वो हमेशा से, क्योंकि नदी काफी सारी बिहार में है, तो नदी से सवाल आते हैं। अब ये उस टाइम की बात की जा रही है जब बिहार और झारखंड एक था, इसीलिए भौगोलिक क्षेत्रफल अगर आप देखो तो इसका आंसर सी आता है। बट अगर अभी के हिसाब से देखोगे तो आंकड़ा बदल चुका है, और आंकड़ा क्या है ये है, तो ये आपको याद कर लेना। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है कि मरहोरा में कि बिहार में चीनी मिल जो है वो वहां पे स्थापित की गई थी, 1904 में किया गया था। यहाँ से आपको मैथ्स और रीजनिंग के सवाल में। अब देखो, ये ऑस्कर से सवाल पूछा गया था। ऑस्कर जो आपका सर्वश्रेष्ठ चलचित्र कौन सा है, अगर अभी की बात करोगे 2025 की, तो थोड़ा बहुत मैं बता रही हूँ। 2025 में आपका 97th एडिशन आया है और ऑस्कर अवार्ड का, और उसके अनुसार अगर देखा जाए तो एनोरा मूवी जो है उसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। अब मैं बोलूँ कि आपको यहाँ पे बहुत सारे जो स्पोर्ट्स सेक्शन है जो आपका खेल वाला है, उससे बहुत सारे सवाल हैं। तो ये तो पुराना पुराना है, तो उसमें तो पता नहीं है। लेकिन अभी के साल के हिसाब से अगर देखोगे तो विराट कोहली काफी ज्यादा न्यूज में, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट किया तो वो न्यूज में हो सकता है। तो इस तरह से आपके सवाल आ सकते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत आप रिकॉर्ड देख लेना कि कौन सा पहला आखिरी मैच था। अब चेस में अगर आप देखोगे तो चेस में जो आपके डी गुकेश है उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। जेवलिन में अगर आप देखोगे तो आपका नीरज चोपड़ा ने डायमंड जो है लीग जीता है। तो वहां से सवाल आप इस तरह से फ्रेम हो सकते हैं, तो उसके लिए तैयार हैं। बुक से पिछले साल भी क्वेश्चन आया हुआ था, करंट में कोई बुक था जिसके बारे में पूछा गया, तो करंट अफेयर वाला वीडियो आप फॉलो करोगे तो वहां पे इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी इलेक्शन से यूएस से जो है बीपीएससी का बहुत फेवरेट एरिया, तो हर बार अगर यूएसए में कुछ भी होता है तो वहां से वो सवाल पूछ ही लेते हैं। तो अगर हाल फिलहाल में कहीं भी किसी देश में अगर इलेक्शन हो रहा हो तो प्लीज उस पर भी थोड़ा ध्यान देते रहना। अभी सिपड़ी एक रिपोर्ट रिलीज करता है जिसमें वो जो भी आपके जो भी डिफेंस से चीजें रिलेटेड उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं। जैसे कि उसमें बताया गया था कि भारत के पास 180 न्यूक्लियर वेपन है, और पाकिस्तान के पास देखा जाए तो 170 है, और लेकिन चाइना के पास 600 है, ठीक है। तो चाइना हमसे बहुत आगे है। अगर ओवरऑल पूछा जाए सबसे ज्यादा किसके पास है, तो यूएसए के पास है। ये अगेन उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है। अगर कांस, अगर आपको पता है कान फिल्म महोत्सव होता है जो कि फ्रांस में होता है, तो इस बार का जो होगा उसके हिसाब से देखा जाए सवाल। अब सम्मेलन जो है वो इनका बहुत फेवरेट एरिया है, लास्ट ईयर ब्रिक्स से पूछ दिया गया था। तो जो भी सम्मेलन आपको हो रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, G20 का हो रहा है, वो क्वाड का सम्मेलन हो रहा है, जो भी सम्मेलन जहां भी हो रहा है जिसमें भारत का भागीदारी है, उन सारे सम्मेलन पे ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन, उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो उस टाइम का करंट अफेयर पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपको अभी का करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है। अब तेल निर्यात से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। ये देखो उस टाइम का कुछ ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट जो है आपका, चाहे मिडिल ईस्ट हो जाए या इसराइल का फिलिस्तीन का जो इशू चल रहा है, तो वहां पे कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, यमन का हौदी आपने नाम सुना होगा, ईरान में भी बहुत ज्यादा क्राइसिस चला है। तो ये सारे एरिया में जो भी करंट अफेयर में चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्या क्या चीजें चल रही है। तो अगर आपके पास टाइम उतना नहीं है तो मैं करंट अफेयर लेके आने वाली हूँ, तो उस चीज को आप लोग सपोर्ट करो तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं उस पर और ज्यादा काम कर सकूंगी। अभी अगर देखो फिल्म फेयर से पूछा गया तो उस 1995 के फिल्म फेयर, अभी तो मतलब नहीं है, अभी कब देखो फिल्म फेयर देखना पड़ेगा।
अब ये विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे? उस टाइम पे पूछा गया था। अब देखो अभी भी इससे सवाल बन सकता है, इसलिए बन सकता है क्योंकि अगर अभी विश्व बैंक का अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है अजय बांगा। तो आपको इसलिए मैंने बोला कि प्लीज अब देख रहे हो करंट अफेयर से बहुत, उस टाइम पे 1995 भी करंट अफेयर से बहुत सवाल आए थे और अभी तो आते ही आते हैं। तो करंट अफेयर और हिस्ट्री और आपका पॉलिटी जो है, ठीक है, बाकी भी मैं बोल रही बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर सब्जेक्ट अपना इंपॉर्टेंट, लेकिन आप देखोगे कि आपको हिस्ट्री और करंट अफेयर में बहुत ज्यादा कमांड की जरूरत है, क्योंकि एक दो ये दोनों सब्जेक्ट अगर पकड़ नहीं है, तो बहुत कम चांस है कि आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अब विश्व मुक्केबाजी संगठन, इसके बारे में पूछा गया, तो उस टाइम न्यूज पे था, इस टाइम पूछा गया। क्योंकि अभी देखो इस साल में आपको खो खो पहला विश्व का पहला खो खो वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि भारत में ही कंडक्ट कराया गया था, न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसमें महिला वाला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग दोनों में भारत ने विजय प्राप्त किया था। तो इस तरह के सवाल आपको आएंगे, इसमें यूपीएससी ने भी पूछा है, बीपीएससी भी इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, तो इनके लिए तैयारी नहीं। तो ये आपका टोटल 150 क्वेश्चन था, जिसमें से मैथ और रीजनिंग वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, वो आप एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना। और जो करंट अफेयर वाला क्वेश्चन उसका मैंने बोला है कि उसका किस तरह से कर सकते हो, आप क्या क्या उसमें चीजें इंक्लूड कर सकते हो। बाकी मैंने आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो आपका हिस्ट्री है, चाहे बिहार का हिस्ट्री है, उन सारी चीजों के बारे में मैंने बताया। तो बजट वाला पोर्शन तो आपका स्टैटिक, जो स्टैटिक नहीं होगा उसको करंट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। ये आपका 14th वाला था। अगर आप चाहते हो कि मैं 41st वाला लेके आऊँ, तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से अपना एफर्ट, क्योंकि मुझे जितना एफर्ट लगा है उतना मैंने कर दिया, अगर आप लोग अपना सहयोग नहीं दोगे तो मुझे बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो फिर मुझे अंदर से नहीं आएगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो प्लीज मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत ज्यादा प्यार दोगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।